दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम दर्शकों को, मेरे तमाम साथियों को, मेरे तमाम अंगारों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरे साथियों, हम सब अंगारे आपके आभारी हैं कि आप इस तादाद में हमारा सहयोग कर रहे हैं और हर साथी इस वक्त पर जो भी देख रहा है उसकी अंगारा कम्युनिटी के अंदर जो दिलचस्पियां हैं वो और भी बढ़ती जा रही। जी हाँ मेरे साथियों, आप भी अंगारा कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी अंगारा बन सकते हैं। और अंगारा बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमारे सामने आकर ही बात करें। आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे आके मिल सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है मेरे साथियों, वो विषय युवाओं के अंदर जो विषाद फैल रहा है, जो युवा भविष्य को अपने बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं और जो उनके सपनों की हत्या वो खुद कर रहे हैं, वो उस विचारधारा पर केंद्रित है। जी हाँ, आज का हमारा जो विषय है वो है सरकारी नौकरी और युवाओं का उसके पीछे अंधा प्रेम। ये एक तरफा प्रेम है मेरे दोस्तों, और एक तरफा प्रेम जो है वो कभी भी सुख की अनुभूति नहीं देता, क्योंकि हमेशा आपको लगता है कि काश मैं इसको पालूं, काश मैं इसको पालूं। हरियाणा के अंदर इस वक्त पर सरकारी नौकरी का ये हाल है कि एक बच्चा अगर 5 साल तक कॉलेज में लगा रहा है, 5 साल तक वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है, तो उसके बाद 5 साल तक वो कोचिंग सेंटर में जा रहा है। और वो जा ही जा रहा है कोचिंग सेंटर में, जा ही जा रहा है कोचिंग सेंटर में। वो 30 साल का हो गया, वो 35 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो कोचिंग सेंटर में ही है। उसको लग रहा है कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो ही मेरे जीवन का उद्धार होगा, वरना होगा ही नहीं। हमारे यहाँ पे ग्रुप डी की जब भी भर्ती निकलती हैं, तो ग्रुप डी, देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ग्रुप डी के अंदर अगर कोई पीएचडी करने वाला पीएचडी धारक अप्लाई करेगा, और एक नहीं अनेकों अनेक पीएचडी करने वाले बच्चे ग्रुप डी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और वो फिर कह रहे हैं कि हमें नौकरी दी जाए। अबे आपने पीएचडी कर ली है, इसका मतलब है कि आप समाज को नौकरियां दो, आप समाज को एक नई दिशा दो। आप खुद ही ये कह रहे हैं कि हमें ही दिशा दे दो अभी भी, तो आप डॉक्टरेट किस वजह से करके आए हैं? आपने ये इतनी लंबी चौड़ी जो आपके ऊपर खर्च किया है सरकार ने, ये मत मानिए कि आपके 1 लाख रुपए दे देने से आप डॉक्टरेट की डिग्री कर सकते हैं, नहीं। उसके पीछे और भी बहुत लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, बहुत लंबी चौड़ी सहूलियतों की एक लिस्ट दी जाती है, फिर जाकर एक आदमी जो हो डॉक्टरेट कर पाता है। सरकारी नौकरी का जो हाल है आज के दिन, वो इतना बुरा है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल है सबसे, मेरे साथियों, मेरा एक सवाल है हर मेरे अंगारे से, हर मेरे दर्शक से, हर मेरे साथी से, कि क्या हमें सरकार के भरोसे रहना चाहिए या सरकार को हमारे भरोसे रहना चाहिए? अगर 100 की 100% जनसंख्या सरकार के भरोसे ही चल पड़ी, तो किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए जो सरकारी नौकरी का प्रपोर्शन निकलता है वो मात्र 2% ही निकलता है, कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था एक हेल्दी इकोनॉमी, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था उस वक्त पर रह सकती है जब वहां पे 2% ही सरकारी नौकरियां हों। हम तो ऑलरेडी 4 से 5% दिए बैठे हैं। आगे भविष्य में एआई आ रहा है, एआई के दौर में सरकारी टीचर नहीं बचेंगे, उसकी जगह रोबोट्स आ जाएंगे, पुलिस नहीं बचेगी, रोबोट्स आ जाएंगे, आर्मी नहीं बचेगी, रोबोट्स आ जाएंगे। अगर हम रोबोट्स नहीं रखेंगे और कोई और देश रख लेगा, तो वो हमारे ऊपर हमला करके बहुत आसानी से जीत जाएगा। इन्हीं सभी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अति प्रिय अंगारे दीपक काद्यान भाई। दीपक भाई, पहला पहली बात जो मैं आपको ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा, क्या हमें सरकार के भरोसे अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए कि मैं पढ़ लिया लिख लिया, अब सरकार मेरे को पाले, अब सरकारी नौकरियां मेरे को पाले? सबसे पहले तो दैनिक अंगारा देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि देव भाई आपने बोला कि सरकारी नौकरियों में जैसे आपने 2% बोला है, तो ये डाटा दिन ब दिन जो 2025 का डाटा है, ये 1% से नीचे जा चुका है। हम्म। और ये मैं उन नौकरियों की बात कर रहा हूँ जब सरकार पूरे 3 या 4 साल नौकरी रोक के रखती है। और जहां अब जो हर साल नौकरियां निकल रही है ना, जिनमें सब कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा है, वहां 0.5 पे ये चीज आ चुकी है। आप एनडीए में देख लीजिए, सीडीएस में देख लीजिए, यूपीएससी में देख लीजिए, आप आईआईटी वगैरह के एग्जाम है इनमें देख लीजिए। सभी में कुछ एग्जाम तो आप ऐसे हैं कि जिनमें 0.1% भी है,
जैसे कि आपने बोला कि पीएचडी करने वाले जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप डी में, बिल्कुल आपने सही बात कही है। पीएचडी में 0.1% लोगों का सिलेक्शन होता है। चलो हम इस बारे में बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमें सरकार के भरोसे, इस सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें खुद भी इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि सरकार का काम हमें रोजगार देना, माना कि रोजगार देना है, क्योंकि सरकार जो भी हमारे लिए कानून बनाती है, जो भी अध्यादेश लेके आती है, उनके लिए आदमी तो चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट में लेके आ सकती है हर एक चीज। बिल्कुल। वो उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकती, उसकी मजबूरी है। एक स्टेट का बजट होता है, वो उससे आगे नहीं जा सकती। और दूसरा, फिर आपको पता है कि इलेक्शन के लिए हर एक सरकार जो है वैकेंसी रोक के रखते हैं। तो बिल्कुल भी हमें सरकार के भरोसे इतना नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसके हम फायदे और नुकसान के बारे में भी जरूर बात करेंगे। दीपक भाई, एक सरकार है ना, हम अक्सर एक बात बोलते हैं कि सरकार हमें नौकरियां दे, और सरकार किसके लिए है? सरकार हमें नौकरियां देने के लिए नहीं है। सरकार हमें सहूलियतें देने के लिए है। सरकार हमें यस। सुरक्षा देने के लिए है। नौकरियां करके मतलब हमारा पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सरकार का पेट भरने लायक बनना चाहिए। किसी भी देश में इस वक्त पर, इस दुनिया के अंदर 196 देश इस वक्त पर मौजूदा जो धारा है वक्त की, अभी 196 देश हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो किसी भी देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी जो जनता है वो सरकार पर आश्रित होकर जिंदा रह पाई हो। अमीर से अमीर परिस्थितियां आप उठा लीजिए, अशोक के वक्त पर बहुत अमीर थे हम लोग। उस वक्त भी सरकार जो है वो लोगों पर आश्रित थी, लोग सरकार पर आश्रित नहीं थे। लेकिन पिछले 1992 के तो बाद एलपीजी पॉलिसी जब आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी आई थी, उसके बाद तो खास करके किसान समुदाय के जितने भी बच्चे हैं वो किसानी को तो कहने लग गए बर्बाद। ये जो किसानी है ये तो है बर्बाद, और हमें चाहिए सरकारी नौकरी। अब 50% जनसंख्या सीधे सीधे किसानी के अंदर इन्वॉल्व है भारत के अंदर। उस 50% जनसंख्या का जितना बच्चा वो किसान बनना ही नहीं चाहता। क्यों बनना नहीं चाहता? क्योंकि हर कोई कहता है कि किसानी बर्बाद है, अब सबको नौकरी चाहिए। अगर कल को सरकार नहीं रही तो दीपक भाई, सरकार कोई परमानेंट चीज तो है नहीं। नहीं। मात्र 70 साल से ही तो सरकार है। अगर कल को सरकार एक नहीं रही तो एक ये मिनट जो होल्ड करना। बच्चा, हाँ जी, हाँ जी, ये जो बच्चा है, ये बच्चा आज जो हेलो। कर रहा है, ये बच्चा कल को क्या करेगा? जो आज खुद को सरकार के भरोसे समर्पित कर चुका है, ये कल को क्या करेगा? ये बात हमें सोचनी पड़ेगी ना। आज तो मेरे पास सरकारी नौकरी है, मैं अपने बच्चों को भी कह रहा हूं तुम भी सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करो। और हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता, जिसकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी सरकारी नौकरी में है, उनको ये तक नहीं पता कि भाई गेहूं कैसे पैदा होता है, पेड़ कैसे लगते हैं। कल को सरकार नहीं रही और कोई ऐसा वक्त आ गया जिस वक्त पर हमें ये सब चीजें करनी पड़ी कि भाई अब तो सरकार बची नहीं, तो आप क्या करोगे उस वक्त पर? क्या सरकार के भरोसे इतना ज्यादा होकर जीवन जिया जा सकता है? आज के दिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग तो इस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं कि अगर मेरे घर के सामने कूड़ा करकट भी पड़ा है तो उसको भी नरेंद्र मोदी ही आकर उठाएगा। कुछ दिनों बाद मेरे साथियों ये मत कहने लग जाना कि सुबह सुबह मैंने शौच कर ली है, अब मेरा पिछवाड़ा भी सरकार ही आके धोएगी, मेरे बच्चे पैदा सरकार करेगी, मेरे बच्चों का लालन पालन भी सरकार करेगी। तो फिर आप सरकार के गुलाम हो गए ना, फिर तो सरकार को पूरा पूरा हक है कि वो आपसे गुलामों की तरह काम ले सके। चीन इसका एक उदाहरण है। क्या आप चाहते हैं कि चीन जैसी अर्थव्यवस्था भारत में हो? अगर आप जी जी। चाहते हैं, नहीं ठीक है मैं दीपक भाई ये कह रहा था कि चीन ने नौकरियां दी हैं। बिल्कुल। चीन की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को चीन ने नौकरियां दी हैं, लेकिन चीन ने किन शर्तों पर नौकरियां दी हैं? आप एक दिन भी वहां पर हड़ताल नाम की ह नहीं कर सकते, ताल तो छोड़ दो, आप ह नहीं कर मैं सकते वहां पे। बिल्कुल इस बारे में आपसे जरूर बात करूंगा कि जैसा चीन ने ये चीज कर रखी है ना, चीन ने जितना पब्लिक सेक्टर में नौकरी देने की कोशिश करी है ना, उतनी वो गवर्नमेंट में भी देती है। हम्म। लेकिन ये नहीं है कि अब सारी जो जनता है वो सरकार की तरफ भाग रही है।
यहाँ पे सरकारी नौकरी की हरियाणा में सबसे बड़ी बीमारी जो है कि जो लोग, पहली बात तो जैसे आपने बोला कि खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि खेती वो पुराने तरीके से करना चाहते, उसमें नुकसान होना लगभग तय है। है। सरकार से आप डिमांड नहीं करते, जब भी आपके आंदोलन आते हैं उसमें आप सिर्फ एमएसपी के ऊपर बात होती है, नई फसल के ऊपर बात नहीं होती, नए बीज के ऊपर बात नहीं होती, आप यूरिया डीएपी किस तरीके से कम कर सकते हैं उस पर बात नहीं होती, कि हमें कम से कम वो तकनीक तो दो कि जिससे हम छोटे क्षेत्र में ज्यादा पैदावार ले सके। हम एक ही खेती के पीछे पड़े रहते हैं। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारा लोकल युवा है ना, वो नौकरी करके खुश नहीं है, 90%। इसमें एक चीज तो नहीं आती है बीच में दीपक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये बात। प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, साफ बात। बिल्कुल। अगर आप परफॉर्म हम्म। करोगे तो वहां पर जो फिर आपकी सैलरी है, जो आपकी तनख्वाह है, वो कितनी भी ले लो, लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में अगर आप एक बार शामिल हो गए तो बाबूजी आप बैठ के खाओ, आप काम करो ना करो, आप कुर्सी पर बैठ के सारा दिन धन धनाधन चाय और बीड़ी चलने दो, कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं रखनी है। वहां लग गए तो लग गए, क्या ये सोच तो इसके पीछे काम नहीं कर रही है कि भाई सरकारी में ठीक है बैठ के खाऊंगा, प्राइवेट में तो मेरे को काम करना पड़ेगा। और देव भाई, जैसा आपने बोला कि हमें प्राइवेट नौकरी में परफॉर्म करके देना पड़ता है, और यही हालात अब बिल्कुल सरकारी नौकरियों में भी आने लग गए हैं। वहां पे भी सरकार को पता है कि अगर लोग काम नहीं कर रहे तो उनको निकाल दो, उनके भरोसे बाहर वाले आदमी बैठे हैं। अब सरकारी नौकरियां भी यही करना चालू कर देंगी, वहां भी सैलरी डिडक्शन होने लग गई है। क्योंकि हरेक आदमी जो है इतने बुरी तरीके से पागल हो रखा है सरकारी नौकरी के पीछे। जैसे अभी हरियाणा में जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी, इसमें लगभग 9 लाख फॉर्म भरे गए थे। हम्म। इसमें से लगभग 1,000 लोग जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी उन्होंने फॉर्म फिल किए थे। आप सोच के देखिए, 1,000 वो एक प्रबुद्ध लोग हजार जिन्होंने अपनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली, जिसमें आपका थीसिस सब लिखे कुछ हैं सरकार जिन्होंने। ने पे किया है। सब कुछ सरकार ने पे किया है आपका। और आप नौकरी क्या करेंगे? आप किसी को चाय दे रहे हैं, सफाई काम करेंगे। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी आईआईटी करके ग्रुप डी में लगे हैं ना, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, ये भी सरकार को पता है। अब इसके ऊपर भी हाँ, पॉलिसी आएगी। कोई भी नहीं कर रहा है वो भी काम। और एक सिर्फ हम ग्रुप डी की ही क्यों बात करें, एक बहुत बड़ा तबका बैठता है बहुत सारे शहरों में, वो कोटा में भी बैठते हैं, वो दिल्ली में भी बैठते हैं, जो कहते हैं कि हमें ना यूपीएससी करना चाहते हैं। वो अपने यस। जीवन के 10-10 साल बर्बाद कर देते हैं 3 किताबों के रट्टा मारने में। और जैसे ही वो अफसर बन जाते हैं, पिछले लगभग लगभग हर साल 1,000 से 1,200 आदमी अफसर बन जाता है, बाबू बन जाता है। क्या उन 1,200 हम्म। आदमियों में से एक आदमी का मेरे को नाम लेके कोई बता सकता है कि इस आदमी ने समाज बदलने के लिए बहुत बड़ा काम किया, जबकि हर साल बन रहे हैं। पिछले 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं आईपीएस यूपीएससी के जो ये पेपर हो रहे यस हैं, यस। आईएएस के। तो ये इतने लंबे टाइम से हो रहे हैं, तो वो भी तो नकारापन की एक हद ही है। वो कहते हैं कि वी आर द ब्रिलियंट माइंड ऑफ दिस कंट्री, हम इस देश के सबसे होनहार दिमाग हैं। भाई आप इस देश का खा रहे हो, इस देश को खिला नहीं रहे हो। आपसे ज्यादा होनहार तो वो मजदूर है, मेरा वो मिस्त्री है जो वेल्डिंग की दुकान पर 5 आदमियों को वेल्डिंग का रोजगार तो दे रहा है। आप बिल्कुल। काहे का ब्रिलियंट माइंड अपने आप को मान के बैठे, और समाज ने काहे का एक पैरामीटर बना दिया कि अगर ये आईएएस बनेगा तो ही, मतलब आईएएस बनना ही जिंदगी का सबसे सफल मोटिव माना गया है। आईएएस जो बन गया वो जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल हो गया। भाई मैंने कहा आईएएस बनने का मतलब क्या है कि मैं सरकार की बात का, सरकार के आदेश का अक्षरश पालन करूंगा, यही आईएएस बन जाना है। वहां पर आपको सोचना नहीं होता। आईएएस बनने का देव भाई, मतलब होता जैसे है आपने इम्प्लीमेंटेशन। आईएएस आईएएस और आईपीएस की बात की, इसमें सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले तो उनका पहला काम होता है जनता से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना। हाँ, अगर कोई अधिकारी वहां बैठा है ना, उसके बाहर इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि एक आम आदमी उससे जाकर कभी भी नहीं मिल सकता। वेरी मच राइट। क्योंकि उसके ऊपर भी काम का इतना लोड है। वो उस जनता के बीच से आया होता है। लगभग जो है हमारे जितने भी आईएएस आईपीएस आते हैं उनमें से 30 से 40% तो वही है जिनकी फैमिली में अच्छा बैकग्राउंड रहता है।
वो उसमें सेलेक्ट तीस हो जाते चालीस हैं। परसेंट उनको तो जनता मेरे से भाई का पता ही नहीं रहता। दीपक भाई, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। 80% से लेकर 90% तक वो आदमी होता है आज के दिन जिसकी फैमिली का बैकग्राउंड ठीक है, जो अपने बच्चे को 4 से 5 साल दिल्ली में रख के, बढ़िया जगह पे दिल्ली में रख के पढ़ा सकता है। क्या गरीब आदमी की हैसियत है कि 4 से 5 साल दिल्ली में रख के पढ़ा देगा? हर महीने का 40,000 से 50,000 रुपये खर्चा निकल जाता है, और वो भी 4 साल तक मिनिमम मुफ्त आठ में से बैठ नौ के साल पढ़ाना। मिनिमम 8 से 9 साल हो गया अब तो, क्योंकि हाँ सरकार फिर, हर साल वैकेंसी कम कर रही है। तो ये और चीजें है ना ये। सरकारी नौकरियों का जो ये रुझान है ना, इसी की वजह से, मेरा जो खुद का एक आकलन है, इसी की वजह से पूरे भारत में इंडियन आर्मी को अग्निवीर दिया गया। बहुत क्योंकि सही है सरकार वो। को ये पता था, बिल्कुल पता था कि आप अगर 5,000 में भी सेना के लिए भर्ती निकालें ना, लोग तैयार होंगे। हम्म। मतलब ये चीज सर्टिफाइड हो गई कि जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं वो देशभक्ति के लिए नहीं, सिर्फ एक पक्की सैलरी के लिए जाना चाहते थे। अगर देशभक्ति की भावना होती ना, तो इसके खिलाफ कोई आंदोलन होता, ज्वाइनिंग नहीं ली जाती कि भाई देखो हम सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए, जाओ हमारी फैमिली के लिए एक आप एक अच्छा बैकग्राउंड दे दो, हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। अब वहां पे जाके ये तो प्राइवेट वाली बात हो गई। इससे अच्छा तो आप एक कंपनी में काम कर लो, घर की घर में भी रहोगे, पीएफ आपका यहाँ भी कटेगा। 4 साल बाद आप वहां वो सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, आप 10th करके गए हैं, वहां कौन सा वो आपको 12th करने देंगे? यहाँ कम से कम आप ग्रेजुएट तो हो जाते। तो बहुत शानदार सरकार बात को है ये सर भी भाई। पता है, और यही मैं अभी लिख के दे रहा हूं। आज से 5 से 6 साल बाद हरियाणा पुलिस प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैनों को 1 साल के लिए लगा दिया गया है। वो बहुत एक अच्छा काम था सरकार का, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, और ये नौकरियां कौन सी कम हुई हैं जहां एक युवा को जाना चाहिए था। और जो रेगुलर भर्ती में भी सेम अग्निवीर का प्रोसेस आ जाएगा, जो इस का वेट कर रहे हैं ना कि हम पुलिस में लगेंगे, अब यहाँ भी वही प्राइवेटाइजेशन जैसे गुजरात में लागू कर दिया गया है। क्योंकि प्राइवेट नौकरी की तरफ तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। और बहुत दुनिया। सारी कंपनियों के जो मैनेजर हैं, एचआर हेड हैं, उनसे मेरी खुद बात हुई है कि जो लोकल लोग हैं ना, सबसे पहले तो बोलने की तहजीब बिल्कुल खो चुके हैं युवा। सिर्फ आप हरियाणा के, मैं रैंडमली बोल रहा हूं, आप 20 बच्चों को खड़ा कर दो, उसमें से 3 बच्चों की बोलने की तहजीब ठीक मिलेगी आपको। मैं 20 में से बोल रहा हूँ, अगर 3 भी ना मिले तो कोई, मतलब आपको हाँ, हैरान चंपा होने वाली नहीं। बात नहीं। राइट। किसी भी पद के लिए देखिए, जो एमए से ऊपर बड़े पद हैं जहाँ पे आप आईआईटी वगैरह की बात करते हो, वहां तो देखो बात अलग है, वो तो इस सेक्टर में आना भी नहीं चाहते। लेकिन अब आपने हम्म। उस सेक्टर वालों, जो आईआईटी के एरिया में लोग जा रहे हैं, अब कमाल की बात तो ये है कि वो भी एक रेलवे ड्राइवर में आए हैं। मैंने खुद देखा है कि इंडियन रेलवे में जो लोको पायलट भर्ती होते हैं ना, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में बताता हूँ, 10th प्लस आईटीआई होती है एक लोको पायलट ड्राइवर के लिए। ये मतलब उस क्षेत्र के लिए नौकरी निकाली गई थी कि जो आईटीआई लोग करते हैं ना, ताकि उनको ड्राइवरी की तरफ ना भागना पड़े, जो इस लाइन में आके अपनी रेल में सेवा दें। क्योंकि लंबा टाइम होता है एक ड्राइवर का, 8 10 15 20 घंटे, किसी भी ड्राइवर का एक लंबा टाइम होता है। कि आईटीआई का बच्चा एक तो गांव से आता है, उसके बाद सहनशीलता होती है, उसने मजबूरी देखी होती है, गरीबी देखी होती है, तो उनके लिए बनाया गया था। सबसे पहले इसको टेक ओवर किया डिप्लोमा वालों ने, अब इसको टेक ओवर कर लिया है बीटेक वालों ने। बीटेक में कौन आते हैं? जो अपनी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई से लोग ज्वाइन, वो वहां से लोको पायलट के बीटेक लिए पूरी भाग रहे करके रेलवे में ड्राइवर लग रहे हैं। हैं। अब आप एक सोच के देखिए, क्या उन जिन लोगों ने आईआईटी दिल्ली से की है, मैं 4 नाम बता सकता हूँ। एक मनीष नाम का लड़का जिसने आईआईटी दिल्ली से, एक लड़की थी जिसने आईआईटी दिल्ली से जॉब करके इंडियन रेलवे में ड्राइवर की ज्वाइनिंग करी। कोई खराब बात नहीं है। ये चीज अगर लेकिन हर वो साल बढ़ रही है ना, तो खराब है, संसाधनों का दुरुपयोग है। दुरुपयोग है। अगर अब उसको एक ये लड़का ड्राइवर जिसने की जो आईटीआई के लिए सपना देखा था, हाँ, वो तो मारा गया। बिल्कुल, वो संसाधनों का बिल्कुल। दुरुपयोग है।
और ये भी अगर आपको गारंटी है लोको 5 से पायलट ही 6 बनना साल था। बाद वो नौकरी भी छोड़ देगा। हाँ, उसको अगर कहीं अच्छा पैकेज मिल गया तो भाग के नौकरी छोड़ देगा वो। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता ब्रदर। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनका सपना ये है कि बस मैं यहाँ पे, आईआईटी का मतलब है इनोवेशंस, कि वहां पर वो बच्चा जाए जिसके दिमाग में ये है कि मैं ये बना दूंगा, मैं ये क्रिएट कर हम्म। दूंगा। अगर आपको ड्राइवर ही लगना था तो भाई आप डिप्लोमा कर लेते ना, आपने एक होनहार और काबिल बच्चे की जगह क्यों खाली। एक बात आपने बहुत बढ़िया कही दीपक भाई, और मैं इस चीज के लिए दाद देता हूँ आपकी, कि जितने भी ये अपने आप को कि मैं फौज में जा रहा हूं, मैं देशभक्त हूँ, और जैसे ही अग्निवीर लागू हुई कहने लगे मेरे को तो पक्की नौकरी चाहिए, मैं तो तभी लगूंगा। तो मेरे भाई एक तरफा करो ना मामला। या तो तुम खुल्लम खुल्ला ये कह दो कि मेरे को कोई मतलब नहीं है देशभक्ति से, मैं हूं मात्र और मात्र तनखैया। अगर मेरे को कल को पाकिस्तान भी आके ये कहेगा कि तेरे को 90,000 रुपये तनख्वाह पे रख लूंगा, बेटा मेरी साइड आ जा, मैं वहां चला जाऊंगा। खुल्लम खुल्ला डील करो ना। ये बिल्कुल। पर्दों के पीछे छुपके काहे की डील कर रहे हो, कि मैं देशभक्त भी हूं और मेरे को तनख्वाह भी पक्के वाली चाहिए। अगर देशभक्ति है तो फिर देशभक्ति पैसे नहीं मांगते। क्या भगत सिंह पैसे मांगते थे? चंद्रशेखर आजाद पैसे मांगते थे? अशफाकुल्ला खान पैसे मांगते थे? बोस पैसे मांगते थे? क्या उन्होंने कहा था कि हमें तो तनख्वाह पे रखेगा देश तब जाके मैं देशभक्ति करूंगा? 4 साल के लिए, दीपक भाई ने बहुत बढ़िया बताया कि 4 साल के लिए आप वहां पर जाते हो, वो 4 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं, कि ये पकड़ो ग्रेजुएशन की डिग्री। वो आपका पैसा नहीं ले रहे, वो उल्टा आपको मुफ्त में खाना दे रहे हैं, मुफ्त में रहना दे रहे हैं, और पैसे वापस भी दे रहे हैं। लेकिन ये लालच और लोभ का इंतहा है दोस्तों। ये लालच और लोभ की परीकाष्ठा है दोस्तों, कि उसके बाद भी भर नहीं रहा है। उसके बाद भी सड़क पर निकल निकल कर चिल्ला रहे हैं अग्निवीर नहीं बनेंगे। कोई घर से तो उठा के नहीं लेके जा रहा है ना मेरे दोस्त। घर से तो नहीं उठा के लेके जा रहा है ना कोई आपको। क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल। जिसको बनना है वो बन जाओ। अगर आपके अंदर दम होगा तो जो 25% अग्निवीर होंगे उनको तो फौज कह रही है कि मैं रिटेन करूंगी। अभी अभी है ना, बोस्टन डायनामिक्स नाम की एक यूनिवर्सिटी है, वो रोबोटिक्स आर्मी क्रिएट कर रही है। अब जब आर्मी में हम्म। रोबोट आ जाएंगे, एक पाकिस्तान ने ही रोबोट खरीद लिए भाई, मात्र और मात्र 2,000 रोबोट खरीद लिए दीपक भाई पाकिस्तान ने। उन 2,000 रोबोट्स का सामना, जिनके ऊपर ना गोलियों का असर होगा, ना आग का असर होगा, ना करंट का असर होगा, ना धूल का असर होगा, ना वो थकेंगे, वो तो चार्ज कर दिए और छोड़ दिए। हमारे कितने फौजी लगेंगे उनका सामना करने में, तो हमें भी रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो फिर ये फौज वाली नौकरी खत्म ही हो जाएगी। ये ज्यादा दूर की कौड़ी नहीं है। जिस तरह से बिल्कुल भी नहीं। रोबोटिक्स डेवलप हो रही है, ये बहुत जल्दी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और मात्र मेरे मेरी जो कैलकुलेशंस कहते हैं 10 साल के अंदर। अच्छा दीपक भाई, 10 साल में जब ये फौज की नौकरी, पुलिस की नौकरी सारी खत्म हो जाएंगी, तो ये जो सरकारी जमाई बनने का ख्वाब पाले हुए युवा हैं, ये क्या करेंगे फिर? देव भाई, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ जो दैनिक भास्कर में जो प्रकाशित हुआ था, जिसमें खुद दैनिक भास्कर ने यूपी बिहार के लगभग 15-20 से ज्यादा जो मैरिज ब्यूरो थे ना, हम्म। उनमें ये डाटा जो है उन्होंने इकट्ठा किया था। हम्म। वहां पे एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए कैश की डिमांड 5 से 6 लाख, अच्छा। बाइक 1 लाख तक की, क्लर्क के लिए 10-12, बैंक पीओ 18 से 20, जिसमें एक दरोगा भी शामिल है। और अगर है। आप और ऊपर जाते जाओगे तो 25, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ती जाती है। ये है। चीजें वहां पे खुली डिमांड की जाती है कि मतलब आप क्लास 1 ऑफिसर हो तो 25 लाख रुपए और 1 CR की गाड़ी वहां पे डिमांड की जाती है। ये वहां पे खुला चल रहा है। ये हम्म। मैंने खुद देखा है। इंडियन रेलवे में जितने भी एम्प्लॉय यूपी बिहार से आते थे, वो सब ये बोलते हैं कि हमें ये चीज मिली है और हमें जबरदस्ती भी दी जाती है। तो वो देखिए तो उनका इस चीज में सिनेरियो था। गलत क्या, अगर अब मैं मैं एक यही सरकारी बताना नौकर। चाहता हूं कि हरियाणा में एज इट इज यही चीज लागू हो गई है। जो भी हरियाणा में सरकारी कर्मचारी लगता है, उसमें से 90% तो खुद मन में ये लालसा रखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। 50% राइट। बोलने की हिम्मत रखते हैं। कैश वो की बोलते डिमांड, हैं हम तो गाड़ी की 50 डिमांड, से ये ज्यादा है। डिमांड की जा रही है साफ साफ। और कोई ये बोले ना कि सरकारी कर्मचारी डिमांड नहीं करता, है बिल्कुल झूठ। अगर ये झूठ होता ना तो सरकार को ये ऑर्डर नहीं निकालना पड़ता कि आपने शादी में क्या लिया है उसकी रिपोर्ट हमको दो। ये सरकार का ऑर्डर है। 2024 अक्टूबर में ये ऑर्डर आया है कि हर एक कर्मचारी जो भी
अभी ज्वाइनिंग लेंगे, जैसे भर्ती हुई थी ना, 25,000 की लिस्ट लगी थी हरियाणा में, उसके जस्ट बाद ये रिलीज हुआ कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब शादी करता है तो वो ये बताए कि उन्होंने शादी में क्या क्या लिया। वहां पर कोई नहीं हम्म। बताएगा, ना लड़की वाला बताएगा ना लड़के वाला बताता है। अब यहाँ पे कमी उन लड़की वालों की भी, जो देते हैं उस टाइम पे तो वो बताएंगे नहीं, फिर बाद में वो फिर दहेज का केस बन जाता है, क्योंकि उस टाइम अच्छा तो वो एक सोचता कि चीज, दीपक भाई एक चीज और है। एक शासक हुआ दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां, बहुत भयंकर तरीके से, जितनी सरकारी नौकरियां उसने दी ना, उतनी सरकारी नौकरियां किसी ने भी नहीं दी। उसमें पहले नंबर पर शासक था चंगेज खान। हम्म, चंगेज खान ने कहा कि जिस जिस को भी नौकरियां करनी है मेरे साथ आ जाओ, मैंने एक आदमी को भी मना नहीं करूंगा। वो सबको फौज में भर्ती कर लेता था और फिर कहता था कर दो हमला, चलो हमला करते हैं। लेकिन उसका सिला क्या निकला? चंगेज खान के पोते के आने तक, कुबलई खान के आने तक सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने जिस जिस पे हमला किया था वो सारे एक साथ मिलकर उन पर हमला करने लग गए, और जितना उन्होंने 3 पीढ़ियों ने कमाया था वो सारे का सारा एक पीढ़ी ने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। ले लो सरकारी नौकरी। हिटलर ने भी और बहुत नौकरियां दी थी एक वक्त पे। आखिर में कमाल की बात, चंगेज खान को अपनी जो कब्र भी छुपा के रखनी पड़ी। बता। हाँ। कहाँ कहाँ एक कितनी वक्त ये फौजी तो भी उसने आया। वही आदमी मारे जिनको अपनी सरकार में रखा, जिनको नौकरी दी उनको ही मारा, ताकि ये ना बता दे कहाँ पे कब्र है। कमाल की बात है। और इस सारी की सारी चीजों में हरियाणा की रचनात्मकता आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खत्म हो गई? हरियाणा में इस टाइम पे कोई अच्छा कलाकार नहीं है, कोई अच्छा चित्रकार नहीं है, कोई अच्छा गीतकार नहीं है, कोई अच्छा कहानीकार नहीं है। गीतकार के नाम पर यहाँ पे ढह गोली मार दूंगा, ढह पाद मार दूंगा, ढह तेरे ढूंगे, ढह तेरी तागड़ी। फिल्मकार के नाम पर तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, चिड़िया ही नहीं कूक रही है, क्योंकि यहाँ का जो युवा है उसको सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकर बनना है, और कुछ तो बनना ही नहीं। बिल्कुल। अगर यहाँ और एक फैक्ट्रियां भी लग रही हैं तो बाहर के लोग आके लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई इनोवेशन हो रही है तो बाहर का ही आदमी आके कर रहा है। हमारे यहाँ का बच्चा क्या कर रहा है? बस सरकारी नौकर बनने की तैयारी कर रहा है। और अरे सिक्योरिटी फिल्म का, गार्ड। बस सिक्योरिटी गार्ड ही बनना है उसने। और सरकारी नौकरी बनते अगर वो मान लो ज्यादा से ज्यादा आईपीएस भी बन गया तो भी तो वो सिक्योरिटी गार्ड ही है, वो डेकोरेटेड सिक्योरिटी गार्ड है। एक आईपीएस भी हमेशा रहेगा तो नौकरशाह। बिल्कुल। नौकर तो वो भी है किसी ना किसी का, क्योंकि जो भी ऊपर से पैसे ले रहा है वो किसी का तो नौकर है। तो इसको कैसे और बदला जा हरियाणा, सकता है? हाँ। हरियाणा में ये सारा सिनेरियो बदली हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट आई ना, उसके बाद जब से लोगों को ये लिखा कि भाई हम पढ़े लिखों को नौकरी दे रहे हैं बिना पर्ची खर्ची के, जिन लोगों ने 10th 12th बिल्कुल वो जो ओपन से करी थी ना, वो सब लगे हुए हैं, हाँ। A to Z लगा हुआ है। उनको ना तो अपनी स्किल का पता, वो ना सरकार में जाने का। एक अगर 10th 12th जिसने ओपन से कर ली, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर वो सरकार में चला गया ना, वो रत्ती भर का भी योगदान नहीं करेगा। नहीं करेगा। रत्ती भर ना, वो ये इनोवेशन भी नहीं कर सकता। आपके पास 50 फाइल हैं, उनको इस तरीके से ही रख दे कि भाई सिस्टमेटिकली रख दे कि भाई जो सामने आदमी मांग रहा है उसको 1 सेकंड लगे, ले भाई ये आपकी फाइल है, ये आपकी फाइल है। आज भी ढेर वैसे का वैसा ही रहता है इनमें। वो तो सरकार ने डिजिटलाइजेशन कर दिया तो कर्मचारी खुद रो रहे हैं, यार हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे तो वो चीज उन्होंने सीखी नहीं, और आज हम्म। भी वो सीख के खुश नहीं है। तो इस हिसाब से एकदम बिल्कुल पागल हो रखे, जिन्होंने मतलब जो 2 2 3 3 साल नौकरी कर भी रहे थे ना प्राइवेट में, वो भी छोड़ के बैठे हैं। कमाल की बात तो ये है। एक भरे पूरे राज्य को, जिस राज्य की बौद्धिकता, जिस राज्य के दिमाग का पूरी दुनिया उदाहरण देती थी, जिस राज्य में राजा सुदास जैसे लोग हुए, भारत यहाँ घटा, महाभारत यहाँ घटा, इंडस वैली बिल्कुल। सिविलाइजेशन यहाँ घटी, राजा दधीच यहाँ हुए, मुनि अगस्त्य यहाँ हुए, मार्कंडे यहाँ हुए, अंगीरा ऋषि यहाँ पर हुए, उस पूरे के पूरे राज्य में आज नौकर बनने की एक ऐसी बदहवासी छाई है कि और कुछ इनको सूझ ही नहीं रहा है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अंगारों, अगर हम सब ही नौकर बन गए तो मालिक कौन बनेगा? और दूसरी चीज, सरकार ने जैसे स्टार्टअप की कुछ स्कीमें चालू कर रखी हैं, उसका मैं एक डाटा देख रहा था। पूरे हरियाणा में स्टिल जो पिछले 2 से 3 महीने में एक्टिव स्टार्टअप के मामले में मैं बता रहा हूँ, गुड़गांव के अभी जो है ना करंट
जो स्टेटस है वो 30+ है, जो अभी जिन लोगों ने 1 महीने में अप्लाई किया है। उसके बाद में नंबर आता है हिसार का, जहाँ पे 26 समथिंग है। और आप हैरान हो हम्म। जाओगे, पूरे हरियाणा में 100 आदमी स्टार्टअप कर रहे हैं पिछले 1 महीने में, जिन लोगों ने अप्लाई किया है। झज्जर जिले में सिर्फ 2 आदमियों ने, सिरसा में 2 आदमियों ने, रोहतक में 1 आदमी ने। आप मतलब आप मैं पच्चीस स्टार्टअप तीस से आगे लाख की लोग हैं, सिर्फ एक आदमी सोच रहा है स्टार्टअप के लिए। कमाल की बात यह है। मैं इससे भी आगे की एक बात बताता हूँ। पूरे देश में केंद्र सरकार की एक योजना है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कि भाई हर हम्म। डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट जो है वो लोग अपना बनाना शुरू करो, रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिल्कुल। यूपी में बिल्कुल। हजारों हजार आदमियों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। पूरे देश में सबसे कम रजिस्ट्रेशन ओडीओपी के पता है कहाँ है? हरियाणा के अंदर। और कोई जबकि आदमी यूपी सबसे रजिस्ट्रेशन आगे है करवाने सरकारी को नौकरी में भी। है। सरकारी नौकरी में सबसे आगे भी है, हाँ, सरकारी नौकरी में नौकरी सबसे लेने आगे, में भी। लेकिन हाँ। वन और डिस्ट्रिक्ट वन इनोवेशन के मामले प्रोडक्ट में भी। एक आदमी भी नहीं है हमारे यहाँ पे। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कमाल है। खाली पड़े हैं, कोई उसमें अप्लाई ही नहीं कर रहा है ओडीओपी में कि ये प्रोडक्ट मैं बना दूंगा। यूपी के अंदर ही करोड़ों करोड़ रुपए लोग कमा रहे हैं ओडीओपी से, करोड़ों करोड़। मैं ओडीओपी जो ओडीओपी डिपार्टमेंट के एक अच्छे खासे इंसान के साथ दिल्ली में बैठा था। उसने कहा कि हरियाणा का आदमी क्यों अप्लाई नहीं कर रहा है, हम खुद हैरान है। हरियाणा का एक आदमी भी अप्लाई नहीं कर रहा है। मैं कहा जी, हरियाणा का आदमी बनना चाहता है सरकारी नौकर, उसकी सोच ही नौकर तक है, वो ओडीओपी में जाके करेगा क्या? हमारे यहाँ पर आप चले जाओ, मुख्यमंत्री कार्यालय चले जाओ, वहां पर जाकर के जितनी भी स्कीमें होंगी वो सारी स्कीमें खाली हैं। क्यों खाली हैं स्कीमें? क्योंकि कोई अप्लाई करना ही नहीं चाहता। लेकिन आज यहाँ पर एक नौकरी का ये निकाल दो कि भाई यहाँ बैठना इस रोड पे, और सारा दिन इस रोड पे बैठ के सिर्फ आगे गाड़ी गिननी आती जाती। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 10 से 12 लाख आवेदन आ जाएंगे बैठे बैठे कि मैं गिन दूंगा, मैं गिन दूंगा, मैं गिन दूंगा। जज्जर कोर्ट में प्रोसेस सर्वर ग्रुप डी की वैकेंसी होती है। मतलब जो भी पेपर है आपको सिर्फ ऑफिस से उठाना है और लोगों को देना है, और उसके बारे में सिर्फ रिपोर्ट देनी है, मैं दे के आया या नहीं। इसकी हर साल मतलब 8 या 9 वैकेंसी निकलती हैं। और हर साल हर जिले में, मैं अकेले झज्जर की हिसार की बात नहीं कर रहा, हर जिले में इतनी ही निकलती हैं, 2 से 5, मैक्सिमम किसी में 8 निकल जाती है। और उसमें फॉर्म आते हैं 65,000। और तो 65,000 कब आते हैं? 65,000 कब आते हैं जब उसमें टाइम सिर्फ 16 डेज होता है। जैसे आज निकली, विदाउट ऑनलाइन, विदाउट न्यूज़पेपर, एक पर्चा चिपका देते हैं कोर्ट में। आपको 15 दिन में फॉर्म भरना है और आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पे सेम सवाल होते हैं। आपका पीएम कौन कौन है, आपके जज कौन है, आपके रक्षा मंत्री कौन है। सिर्फ ये 5 से 8 जीके क्वेश्चन अगर एक बंदे से पूछे ना, वही रिपीट होते हैं 16,000 बच्चों में। अब की बार 65,000 तक पहुंच गई थी वो लिस्ट जज्जर में। और सोनीपत में 68,000 पहुंची थी। आप सोच के देखिए, उसमें एक भी आदमी 10th पास नहीं था जज्जर में। सभी ग्रेजुएट, एमए, पीएचडी। वो साइकिल पे घूमना है आपको। 65,000। 65,000। और ये ये तो हाल आंखें जब है जब फाड़ देने ऑनलाइन नहीं वाला निकली है। तथ्य है। ऑनलाइन नहीं निकली वो, कभी भी नहीं निकलती वो। ऑफलाइन पे ही। हाँ, ऑफलाइन पे ये एक ही वैकेंसी बची हुई है बस हरियाणा में, जो हमेशा ऑफलाइन निकलती है। ये और उस आंखें फाड़ पैंसठ देने हजार में वाले से तथ्य हैं। जिसका सिलेक्शन होता है ना, वो भी उस जिले का नहीं होता। ये भी अरे सच्चाई है। वो भी बाहर का ही। वो भी बाहर का ही होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अंगारों, वक्त की जो संख्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ती हुई वक्त की संख्याएं हमें इशारा कर रही हैं कि हम अपनी बातों को समेटें। तो दीपक भाई, आप अपनी पूरी बातों को समेट के हम इसके ऊपर लगातार, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है अंगारों, तो हम अंगारे इसके ऊपर लगातार चर्चा करते रहेंगे। दीपक भाई, आप अपने अ, अंतिम क्लोजिंग रिमार्क्स में क्या बताना चाहेंगे? देव भाई, इसमें मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में यही बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी जो है ना, पहली तो उसको करनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा कमजोर है कि जिसको ये नहीं बताया गया कि आपको कल घर से बाहर निकलने के बाद क्या करना है। आपकी ब्रेन को इतना डेवलप नहीं किया गया। मैं हम्म। एक बात बताता हूँ, हर एक आदमी का, हर एक बच्चे का ब्रेन बिल्कुल सेम होता है। बिल्कुल सेम होता है।
उसको सिर्फ बचपन से डेवलपमेंट, नॉलेज और गाइड करने की जरूरत होती है। जो जिसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कमजोर है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके लिए तो देखो गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। और दूसरा, बेस्ट। एक और प्रचलन जैसे आपने बताया कि अगर किसी का एक बार सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाता है और कोई भी नौकरी दोबारा निकलती है, उसमें बिल्कुल 80% लोग उसी बैकग्राउंड से आते हैं जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इस तरीके से अगर हम बिल्कुल पागलों की तरह लगे रहेंगे ना सरकारी नौकरी के पीछे, तो ये सरकार को भी पता है, वो और ज्यादा कम करती जाएंगी। प्राइवेट नौकरियों में आप अपना हक मांगे, कि अगर वो आपको साफ साफ बताते हैं, एचआर मैनेजर वो साफ बताते हैं, जो लोकल बॉय जो हैं वो सबसे ज्यादा तो इनमें गुटबाजी होती है, इसकी वजह से हमने रखते। सबसे बड़ा उदाहरण मारुति में दंगे हुए थे, हम्म। लोकल बंदे से मैनेजर कोई साउथ का बाहर का था, उससे झड़प हुई, वहां पे उसको उसका मर्डर कर दिया था मैनेजर का, जब दंगे भड़के थे। सिर्फ लोकल लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हैं। अरे आप एक कंपनी में बैठे हैं, वहां कम से कम इतनी सभ्य तरीके से तो आप बात करें कि आपके सामने जो अधिकारी बैठे हैं वो आपसे संतुष्ट रहें। इससे आपकी इमेज नहीं खराब होती, इससे पूरी स्टेट की इमेज खराब होती है, सिटी की इमेज खराब होती है। आप वहां पे जाएं, उनसे बात करेंगे, भाई आप नौकरी नहीं दे रहे हैं तो उसमें क्या कारण है। और दूसरा चीज, आप प्राइवेट कंपनी में चले जाते हैं, उसमें अपग्रेड करने के लिए मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल अपग्रेड जरूर मिलेगी। आप सिटी छोड़ने की कोशिश करो। सभी लोग ये प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट जॉब मिले तो भी घर की घर में मिले। आप एक्सप्लोर तो करके देखो कंपनियों में कितनी पोस्ट होती हैं। दीपक भाई, आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण वक्त दैनिक अंगारा को दिया। दैनिक अंगारा आपका आभारी है। मेरे साथियों, आप सबने बहुत महत्वपूर्ण वक्त अपना दैनिक अंगारा के साथ बिताया। ये हसीन सफर यूं ही बना रहे, ये हसीन बातें यूं ही चलती रहें। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ये हंसने गाने की प्रक्रिया, ये नाचने और नचाने की प्रक्रिया ऐसे ही बनती रहे। दैनिक अंगारा सदा आपके जीवन में आपके साथ रहेगा। दैनिक अंगारा सदा आपका सहयोगी बनकर रहेगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप भी अंगारा कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो हमें लिखें। हमें लिखने के लिए आपको ईमेल आईडी हम दे रहे हैं, जिस ईमेल आईडी से आप हमें लिख सकते हैं और आप हमसे हमें कुछ भी बातें लिख सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी आपकी मन में बिल्कुल। मस्तिष्क में कोई सवाल है, भूत प्रेत पिशाच अघोरी किसी भी विषय से, तो आप हमें लिख सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं MMMLIFE लाइफ AOL@gmail.com पर। ट्रिपल एम, ट्रिपल एम का मतलब वहीं पूछ सकते हैं आपके ट्रिपल एम का क्या मतलब है। तो MMM के ऊपर आप हमें MMM लाइफ AOL पर आप हमें लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करते रहें, जुड़ते रहें। अंगारों की एक पूरी कम्युनिटी हमने खड़ी कर देनी है। हमने हर गली में, हर पग पर और हर जगह पर एक अंगारा सुलगा देना है, ताकि वहां पर बिल्कुल। बुराई के लिए सबसे बड़ी बुराई है खुद को छोटा समझ लेना, कि मैं सिर्फ नौकर बनने के लिए ही लायक हूँ। ये सबसे बड़ी बुराई है। आप मालिक बनने के लिए पैदा हुए हैं, और आप बनने के लिए नहीं, आप मालिक ही पैदा हुए हैं। आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप इस धरती के मालिक हैं, आप इस जीवन के मालिक हैं, आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। अपनी सोच को इस कदर विस्तृत रखिए कि सब कुछ मेरा है। लेकिन मालिक का मतलब दोहन करना नहीं होता है, मालिक का मतलब सेवा करना होता है। तो सेवक के रूप में मालिक बनिए मेरे दोस्तों। दोहन करना काम होता है शोषणकर्ताओं का, आक्रांताओं का। तो आप सब जरूर दैनिक अंगारा कम्युनिटी से जुड़े। मैं देव लोहान आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।